हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूनिट्स होम साइंस के सभी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। परसों से मैंने रेगुलर यानी कि 13 तारीख से मैंने रेगुलर एक वीडियो डालना स्टार्ट किया है, जो आपके मान के चलिए कि लगभग ऐसे 100 टॉपिक्स हैं जो पूरे आपके 5 साल 10 साल के पेपर में पूछे गए हैं। हर बार उनसे कुछ न कुछ प्रश्न जरूर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी क्लास को जरूर देखिएगा। परसों हमारा एक लेक्चर गया है और उसके पहले भी हमारा लेक्चर गया, यानी कि आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और मैंने आज ये डिसाइड किया है कि इसको एक सीरीज के तौर पे हम करें। इसलिए इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो पूछे गए प्रश्न हैं, उनका समावेश होगा। यानी कि उनको आप लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत कम समय में। क्योंकि अभी नेट का एग्जाम तो मान लीजिए जनवरी में होने वाला है, टेंटेटिव डेट तो आ गई है जनवरी में, फिर टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम है, लेकिन फिर भी जून में फिर साइकिल होगा, फिर एग्जाम्स होंगे। यानी कि ये जो 100 डेज के लिए मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया है, 100 टॉपिक्स को, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं होम साइंस से रिलेटेड, आप उसमें टारगेटेड कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये नेट को लेकर के टारगेट किया गया है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी से नेट का लेवल जो होता है हाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्लास में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले कि आपने अगर टॉपिक्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने प्यूबर्टी की टर्मिनोलॉजीज करा दिया है और इनकम वगैरह के बारे में मैंने करा दिया है क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा लेक्चर 4 होगा, इसमें हम पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। हर बार पेरेंटिंग स्टाइल से एक प्रश्न जरूर आता है और लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। इसके पहले के क्लासेस में मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आज के बाद से जो भी क्लास हो मेरी, उसमें आप लोगों को कम से कम 4-5 उस बार उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लास्ट में कराया जाए। तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और क्लास अच्छी लगेगी तो कहना तो है नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। चलिए देखिए, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैटर आपको मिल जाए, लेकिन ज्यादातर जो क्लास होगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि मैटर अधिकतर आपको इंग्लिश में मिलेगा। जो बातें होंगी, जो समझाने का तरीका होगा वो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स चलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, क्या होती है पेरेंटिंग स्टाइल। व्हाट इज पेरेंटिंग स्टाइल। पहले तो ये जान लीजिए कि पेरेंटिंग क्या होता है, ठीक है। पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब माता पिता, यानी कि आपने अगर गृह व्यवस्था में, गृह प्रबंध में आपने पढ़ा होगा पारिवारिक चक्र। पारिवारिक चक्र में क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन अपने विवाह के बाद क्या करता है, एक स्टेज आगे बढ़ता है और उनके बच्चे होते हैं, बच्चों का लालन पोषण पालन करते हैं। तो ये जो लालन पालन या पोषण होता है ना बच्चों का, ये जो करने की प्रक्रिया होती है, यही कहलाती है आपकी पेरेंटिंग। यानी कि बच्चों का पालन पोषण करना और उचित तरीके से करना, ये आपका क्या कहलाता है, पेरेंटिंग कहलाता है, ठीक है। ये बस एक शाब्दिक अर्थ था उसका। अब आइए देखते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर बार पूछे गए हैं इनसे प्रश्न, ठीक है। देखिए साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिया किसने है, क्योंकि अभी तक तो इनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब नेट का जो पैटर्न है ना, वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अभी जून का जो एग्जाम हुआ था, जून 2024 का, उसमें कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का जो टर्म दिया है, वो शब्द किसने दिया है, इस पे क्वेश्चन बन गया था। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। साइकोलॉजिस्ट डायना बॉम्ब्रिंड, ठीक है, कौन थी, मनोवैज्ञानिक डायना बॉम्ब्रिंड इज कंसीडर्ड अ पायनियर ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल रिसर्च एंड इज क्रेडिटेड विथ डेवलपिंग द फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल थियरी। यानी कि जो डायना बॉम्ब्रिंड थी, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल थियरी दी थी। इन्हें पायनियर कहा जाता है, ठीक है। पायनियर क्यों कहा जाता है, यानी कि इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था, इन्होंने ये थियरी दी थी, इसलिए इनको इसका अग्रदूत माना जाता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल का अग्रदूत अगर आपसे पूछ ले, या पायनियर पूछ ले, या हु इज द फाउंडर आप पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, डायना बॉम्ब्रिंड को लगाएंगे आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया, एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो गया, ठीक है। अब पेरेंटिंग स्टाइल के थियरी अगर मान लीजिए पूछ ले किसने दिया, घुमा करके दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, तो वो भी क्या होंगे, सेम आंसर होगा, डायना बॉम्ब्रिंड ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका
हिस्ट्री क्या है, यानी कि ये जो थियरी है ये कब शुरू की गई, क्यों शुरू की गई, पर्पस क्या था इसको शुरू करने का। तो सबसे पहले पर्पस जान लेते हैं, हिस्ट्री जानेंगे अभी। पर्पस क्या था डायना बॉमरिन का, उन्होंने पेरेंटिंग को एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का पेरेंटिंग को उन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी है, और इसीलिए उन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताया है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका पूरा डिपेंड, उनकी पूरी ग्रोथ, उनका पूरा जीवन कहीं ना कहीं इस बात पे निर्भर करता है कि उनकी पेरेंटिंग हुई कैसे है, यानी कि उनका लालन पालन पोषण कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेंगे, आजकल आप सबको पता होगा कि जो बहुत अच्छे आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स हैं, तो ज्यादातर आप देखेंगे कि उनके जो बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स ही बनते हैं। डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर के घर में पेरेंटिंग ऐसी होती है कि बच्चों के अंदर शुरू से वैसा रहता है कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। तो इसमें तो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के अंतर्गत यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन सा फैक्टर आ जाता है, पेरेंटिंग का फैक्टर आ जाता है कि बच्चे को किस तरह से पाला पोसा गया है, कौन कौन सी चीजें उसे सिखाई गई हैं, किस तरह से उसकी देख रेख की गई है। ठीक है, तो इसीलिए डायना बॉमरिन ने क्या किया था, इस चीज को बोला था, इस चीज को बताया था कि बच्चों के पूरे जीवन पर किसका असर पड़ता है, किसका असर पड़ता है, पेरेंटिंग स्टाइल का असर पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं क्या क्या है। तो 1960s के टाइम पे, 1960 के दशक में बॉमरिन ने आइडेंटिफाई किया था क्या, 3 मेन पेरेंटिंग स्टाइल्स, यानी कि इन्होंने कितने दी थी पेरेंटिंग स्टाइल, 3। अगर प्रश्न पूछ ले कि डायना बॉमरिन ने या सबसे पहले कितनी पेरेंटिंग स्टाइल बताई गई थी, तो 3 पेरेंटिंग स्टाइल बताई गई थी। कौन कौन सी थी वो, तो अथॉरिटेरियन थी, ठीक है, परमिसिव थी। ठीक है, सी बिलीव्ड दैट द अथॉरिटेटिव स्टाइल वाज द बेस्ट अप्रोच। इन्होंने तीनों को स्टडी किया, तीनों के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने ये भी कहा साथ में कि सबसे बेस्ट अगर कोई तरीका है तो वो कौन सा होता है, अथॉरिटेटिव। ठीक है, अथॉरिटेरियन को हम क्या कहते हैं, सत्तावादी कहते हैं स्टाइल, शैली। आधिकारिक शैली हम अथॉरिटेटिव को कहते हैं, और परमिसिव को हम क्या कहते हैं, अनुमोदक शैली बोलते हैं। ठीक है, अब 4th स्टाइल, अच्छा देखिए 3 स्टाइल तो उन्होंने दिया था, लेकिन इसके बाद एक चौथा स्टाइल भी आया था, नेग्लेक्टफुल। नेग्लेक्टफुल यानी निग्लेक्ट करना, वॉज लेटर एडेड इन द 1980s, 1980 के दशक में, लगभग 20 वर्षों के बाद 1980 के दशक में स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स थे, कौन कौन, तो एलेनोर मैकोबी और जॉन मार्टिन। इन दोनों लोगों ने क्या किया था, रिसर्च किया था, किस पे, पेरेंटिंग स्टाइल्स पे ही रिसर्च किया था। और इन लोगों ने भी क्या किया, एक 4th, 3 थियरीज तो पहले से थी, 4th चौथी थियरी इन लोगों ने दी, चौथा स्टाइल इन लोगों ने दिया, और वो क्या था, उसका नाम था निग्लेक्टफुल। ठीक है, यानी कि उपेक्षापूर्ण, हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं, उपेक्षापूर्ण। चलिए आइए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत डीप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन के पर्पस से, मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ ये आपको एकदम डीप नॉलेज के लिए नहीं बना रही हूँ। आगे जैसे जैसे हमारी चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको पूरा नॉलेज देते जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको रिवीजन के पर्पस से आपकी तैयारी होते जाए। ठीक है, तो एज अ रिवीजन पर्पस आप याद रखिएगा, और क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं बनते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, बस क्या होता है कि तरीका चेंज कर देता है, और इसीलिए आप लोगों को अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो चलिए सबसे पहला देखिए क्या है, सबसे पहला क्या है हमारा, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन को क्या कहा इन्होंने, सत्तावादी, सत्तावादी। ठीक है, फर्स्ट इन द 4 पेरेंटिंग स्टाइल, ये सबसे पहला स्टाइल है, इसका सीक्वेंस भी देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अथॉरिटेरियन, फिर अथॉरिटेटिव, फिर परमिसिव, फिर निग्लेक्टफुल। हो सकता हो कि अगली बार सीक्वेंस लगाने को दे दे, तो इसका सीक्वेंस भी देखिएगा। दिस स्टाइल इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज डिक्टोरियल एंड ओवरबियरिंग। ठीक है, डिक्टोरियल क्यों कहा गया है, हिटलर की शासन वाली चीजें होती हैं, यानी कि ये पेरेंटिंग स्टाइल जो पेरेंट्स या अभिभावक फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, एकदम डिक्टेट करते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये नहीं करना, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, इस टाइप की चीजें होती हैं। और बच्चे से अगर कोई गलती हो जाए तो वो फिर क्या करते हैं, उसके लिए सजा भी मिलती है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, बच्चों का चेहरा देखिए कितने डरे हुए हैं और मम्मी उनको डांटे जा रही है। ठीक है, दिस पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेश्चन विथ बिकॉज आई सेड सो। ये एक कीवर्ड आप नोट कर सकते हैं, बिकॉज आई सेड सो, यानी कि इसमें क्या होता है,
जब भी बच्चा कोई बात कहता है अपने पेरेंट्स से तो उनका एक ही सवाल रहता है कि आखिर क्यों, ठीक है, बिकॉज आई सेड सो, आखिर क्यों नहीं, मैंने ऐसा कहा है इसलिए, ठीक, मैं ऐसा कह रही हूँ इसलिए। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको शादी, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्जाम है, आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो आप स्पेशली छोटे बच्चों के लिए आपका कोई एग्जाम है और आप कहीं नहीं जाना चाहते हो, फिर भी आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं शादी में जाना है, शादी में जाना है, रिश्तेदार की शादी है, जाना है जाना है। तो आपको क्या करोगे, आप बोलोगे पेरेंट्स से कि नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा तो एग्जाम चल रहा है या एग्जाम्स होने वाले हैं, पढ़ाई करनी है, लेकिन पेरेंट्स क्या कहेंगे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। ठीक सेम यही एग्जाम्पल आप शादी ब्याह में भी लगा सकते हैं कि शादी ब्याह करने के लिए भी लोगों को फोर्स किया जाता है बड़े होने के बावजूद, ये तो खैर बचपन की बातें हैं, बड़े होने के बावजूद। तो जो पेरेंट्स बचपन से बच्चों के लिए अथॉरिटेरियन रहते हैं, सत्तावादी रहते हैं, वो बड़े होने के बाद भी वैसे ही रहते हैं और बच्चों को क्या होती है, वैसी ही आदत पड़ जाती है, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टू बी ओबेड विदाउट गिविंग अ रीजन, और उम्मीद भी ये करते हैं वो बच्चों से कि वो जो कहे बच्चे वैसा ही करें, बिना किसी कारण दिए, बिना किसी बकवास को किए, ठीक है, अपने देसी भाषा में बिना किसी बकवास को किए, बिना कोई रीजन दिए, बिना कुछ पूछे वो बस पेरेंट्स की बातों को मानते रहे। रूल्स आर स्ट्रिक्ट विथ नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रोमाइज और डिस्कशन, यानी कि ये जो रूल्स बनाए होते हैं पेरेंट्स के द्वारा वो क्या होते हैं, फुल्ली स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, बिल्कुल भी आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है, ठीक है। पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग रूल्स आर सीवियर, कई बार ऐसा होता है कि रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि उसमें पनिशमेंट भी मिलता है, ठीक है, पनिशमेंट में मार भी मिल जाती है। जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि बच्चों ने अगर टॉफी वगैरह चुरा ली, मतलब देते नहीं है, और अगर दे दिए नहीं दिए तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को खाना है भाई, एज तो बच्चों की वही चॉकलेट खाने वाली ही होती है ना, तो वो क्या करेंगे, वो इसको चुराएंगे, खाएंगे, और अगर पेरेंट्स को पता चल गया तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फिर यही करते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं बच्चे को, फिर पनिशमेंट भी देते हैं। तो बेसिकली अथॉरिटेरियन क्या है आपका, आपको कुछ कुछ चीजें बस याद रखनी है, और एकदम सिंपल एग्जांपल याद रखना है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो पूरी तरह से सत्तावादी होते हैं, यानी कि एक केंद्रित होते हैं, ठीक है, इसमें आपकी या बच्चों की कोई राय नहीं ली जाती है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। पेरेंट्स का हमेशा क्या होता है कि मैंने ऐसा कहा है इसलिए ऐसा करो, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें रूल्स जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, किसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, डिस्कशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है आपका अथॉरिटेरियन। आई होप कि समझ में आया होगा, इससे ज्यादा सरल भाषा में तो मैं नहीं बता सकती, ठीक है। चलिए ये हिंदी में भी है। अगला है अथॉरिटेटिव, दूसरा हमारा क्या है, अथॉरिटेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, आधिकारिक। बॉमरिंग ने इसे सबसे अच्छी स्टाइल मानी है, ठीक है, बहुत अच्छी स्टाइल मानी है, और अभी इसी से रिलेटेड आपका जो जून का पेपर हुआ था 2024 का, उसमें भी प्रश्न बने हुए हैं, और 2020 से 22 के बीच में भी इससे कई बार प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट बेनिफिशियल ऑफ डायना बॉमरिट्स पेरेंटिंग स्टाइल इज अथॉरिटेटिव, ठीक है, उन्होंने कहा है कि सबसे अगर अच्छी कोई शैली है पेरेंटिंग की तो वो कौन सी है, अथॉरिटेटिव होती है। This is generally regarded to be the best parenting style, as best parenting style है, as it provides a balance between structure and independence, allowing a child to grow within a reasonable boundaries and explore their abilities. रीजनेबल बाउंड्रीज, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये क्या है, ये कीवर्ड्स है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि बॉमरिंट के अकॉर्डिंग जो हमारी ये दूसरी आधिकारिक शैली है, यानी कि अथॉरिटेटिव शैली है, उसमें पेरेंट्स कैसे होते हैं, उसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के बीच में बैलेंस बना करके चलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोई बच्चा है चॉकलेट की जिद कर रहा है, किसकी, चॉकलेट की अगर वो जिद कर रहा है, ठीक, तो उसे मना नहीं कर देंगे कि नहीं तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें नहीं मिलेगा चॉकलेट, ऐसा नहीं करेंगे, बैलेंस बनाएंगे कि अगर उसने बड़ी चॉकलेट मांगी है तो हो सकता है उसे छोटी चॉकलेट दे दें, ठीक है, या हो सकता हो कि उसे बोल दे कि आज नहीं कल चॉकलेट देंगे। इस टाइप की चीजें जो होती है पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बैलेंस बना करके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या कह रहा है कि बिटवीन स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंस, यानी बच्चों की भी स्वतंत्रता मैटर करती है उनके लिए।
allowing a child grow within a reasonable boundaries and explore their abilities। क्या करते हैं, उनके लिए कुछ रीजनेबल बाउंड्रीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे फ्री है, जो मन करे वो करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन उनके लिए बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। उनके लिए कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो बच्चे क्या करते हैं, उसके अनुसार अपनी एबिलिटीज को ग्रो करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। Parents using this style will set strict standard which they expect their children to be abide, but also support them by providing an emotionally caring। इसमें भी पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ रूल्स सेट करते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स सेट करते हैं, लेकिन अगर मान लो बच्चे ने कभी कोई रूल तोड़ भी दिया तो ऐसा नहीं है कि उसके जान के पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता हो कि बच्चे जब बदमाशी करेंगे, आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पहले वाले अथॉरिटेरियन वाले, कि क्या करेंगे, बच्चा बदमाशी किया, कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है तो मारना पीटना शुरू कर देंगे, ठीक है। कई बार हम लोगों के टाइम में तो हम लोगों को बहुत सारी बजी भी है, आप लोगों को भी बजी होगी, ठीक। लेकिन जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेटिव वाले, वो क्या करते हैं, इनकी अपेक्षा वो क्या करेंगे, वहां पर उस चीज को नहीं मतलब एंगर दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे या फिर रिएक्ट करेंगे। बच्चा जब घर जाएगा तो उसे प्यार से समझाएंगे, उसे समझाएंगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये बैलेंस बना करके चलते हैं। ये सेट स्ट्रिक्ट रूल्स तो बनाए हैं, इन्होंने रूल सेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, थोड़ी सी छूट रहती है कि आप थोड़ा बहुत रूल्स को तोड़ भी सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, इमोशनली केयरिंग के साथ। इन्वायरमेंट दैट फॉस्टर्स ट्रस्ट। अब ये जो होता है उनका इमोशनली अटैचमेंट जो बच्चों के साथ होता है, जो इमोशनल बाउंड बनता है बच्चों के साथ, बॉन्डिंग, वो क्या करता है, ट्रस्ट को बनाता है, ठीक है, उनके ऊपर विश्वास को बनाता है। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को बहुत ज्यादा मार पड़ती है, वो बच्चे क्या होते हैं, एकदम बिगड़ैल हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बिगड़ैल हो जाते हैं, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, बिल्कुल भी पेरेंट्स की बात मत नहीं सुनना। लेकिन जो पेरेंट्स बिल्कुल बैलेंस तरीके से रूल्स के साथ साथ बच्चों की उनकी मनमानी भी करने देते हैं, वो बच्चे आप देखिए कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो बच्चे बहुत ही बैलेंस तरीके से पूरी लाइफ अपनी बिताते हैं, ठीक है। इन दिस स्टाइल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टफ बट फेयर। यहां पे इसे हम क्या कह सकते हैं, टफ बट फेयर या फर्म बट नर्चरिंग, फर्म बट नर्चरिंग। यहां देखिएगा, फर्म बट नर्चरिंग, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये क्या है, ये ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है जो थोड़ी टफ तो होती है लेकिन थोड़ी फेयर भी होती है। ये कीवर्ड है, इसे याद रखिएगा, टफ बट फेयर और फर्म बट नर्चरिंग, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इसके कीवर्ड्स हैं बेसिकली। बस ये ऐसी स्टाइल है जिसमें पेरेंट्स स्ट्रिक्ट तो होते हैं लेकिन बच्चों की मनमानी भी थोड़ा बहुत करने देते हैं, उनको इमोशनली केयर देते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, बच्चों को कुछ सिखाना है तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं किचन में और फिर पढ़ाई लिखाई में, सभी चीजों में पेरेंट्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल बैलेंस तरीके से। चलिए हिंदी में है ये। इसके बाद है हमारा परमिसिव, यानी कि तीसरा स्टाइल। ये तो सबसे खराब स्टाइल है, ठीक है। परमिसिव जो है वो सबसे खराब है, ये तीसरा स्टाइल है चारों में। इसमें क्या होता है, पेरेंटिंग स्टाइल इज परमिसिव, द एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ द अथॉरिटेरियन। एक्सट्रीम अपोजिट, अथॉरिटेरियन में क्या था, एकदम था कि बच्चों पे माता पिता का शासन होता था, ठीक है, पूरी तरह से पेरेंट्स ओरिएंटेड था, चाइल्ड ड्रिवन नहीं था, पेरेंट्स ओरिएंटेड होता था। और यहाँ पे ये जो हमारा स्टाइल है, ये क्या है, ये पूरी तरह से उसका एक्सट्रीम अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर पेरेंट्स नहीं बल्कि बच्चे का पूरी तरह से शासन होता है, ठीक है। परमिसिव पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, ध्यान दीजिएगा, व्हाट दे वांट एंड डोंट इम्प्लीमेंट रूल्स और स्ट्रक्चर। इन लोगों ने कोई रूल स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता है, बच्चे को वो सब करने देते हैं जो बच्चा चाहता है, ठीक है। किस लिए, ताकि बच्चा खुश रहे, ताकि हमारा बच्चा अच्छे से रहे, सिर्फ इस चीज के लिए। और ये कहीं ना कहीं चीजें क्या होती है, बहुत खराब हो जाती हैं बच्चों के लिए। दैट माइट मेक डिसअपॉइंट और अपसेट द चाइल्ड, ठीक है। ये ऐसा कोई रूल नहीं बनाते हैं जो बच्चे को क्या करे, डिसअपॉइंट करे, बच्चे को अपसेट करे। वो सब कुछ करने देते हैं बच्चे को जो बच्चा करना चाहता है। Description of this style often have the parent trying to act more as a peer or friend to their child, giving in to them wants almost immediately।
यानी कि इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के साथ एक दोस्त बन करके रहना चाहते हैं, उनके जैसा बन करके रहना चाहते हैं, इसीलिए वो बच्चे को सब कुछ करने देते हैं और वो सब कुछ चीजें देते हैं जो बच्चे चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चा बैठा हुआ है मस्त बीच में, ठीक, हैप्पी वाला बर्थडे है शायद उसका, तो मम्मी इधर बेचारी खाना बना के ले आ रही है, पापा बेचारे गिफ्ट बना के ला रहे हैं, इसलिए ताकि बच्चा उदास ना हो। ठीक है, हम लोगों के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। This can be the result of that parent growing up with an authoritarian parenting style in their own household and not wanting to put their child through it. यानी कि ये उन पेरेंट्स के साथ ज्यादातर होता है जो कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड में अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के साथ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो सत्तावादी, उनकी जो पेरेंटिंग स्टाइल थी उनके गार्जियंस की, पेरेंट्स की, वो सत्तावादी रही है और उन लोगों ने उस दुख को, उस पीड़ा को, उन सारी जो भी दिक्कतें थी उन सब चीजों को महसूस किया होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, उनके बच्चे को कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही वर्स्ट टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ैल हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम में बच्चे क्या होते हैं, बहुत बिगड़ैल हो जाते हैं और एकदम फिर पेरेंट्स को परेशान करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कीवर्ड्स क्या हैं आपके, नो इम्प्लीमेंटेड रूल्स और स्ट्रक्चर, व्हाट दे वांट, यानी कि बच्चा जो चाहता है वो वैसा ही करते हैं, इमीडिएट करते हैं, तुरंत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पीयर या फ्रेंड बन करके रहते हैं, लेकिन ये क्या है, उनके लिए खतरनाक होता है। तो ये आपका परमिसिव स्टाइल है। अब इसके बाद से हमारा चौथा और लास्ट है हमारा नेग्लेक्टफुल। 4 ही स्टाइल है, ध्यान दीजिएगा, 4 स्टाइल है आपके टोटल। चौथा है हमारा नेग्लेक्टफुल, यानी कि उपेक्षापूर्ण। ठीक है, लास्ट ऑफ द 4th पेरेंटिंग स्टाइल इज नेग्लेक्टफुल। द टाइप ऑफ पेरेंट्स हु आर नेग्लेक्टफुल एज द कैटेगरी वुड इम्प्लाई डू नॉट इंटरैक्ट मच विथ देयर चिल्ड्रन एट ऑल। ठीक है, अब इस प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी बच्चों के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं, बच्चा जो कर रहा है वो करता रहे, मुझे उसके ना अच्छे से मतलब ना उसके बुरे से मतलब। द चिल्ड्रन आर गिवन नो रूल्स, इसमें भी कोई रूल्स नहीं होते हैं, नो स्ट्रक्चर और अफेक्शन एंड आर लेफ्ट लार्जली टू फेंड फॉर देमसेल्फ, यानी कि बच्चों के लिए कोई भी रूल्स नहीं होते हैं क्योंकि पेरेंट्स को ध्यान ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। दिस पेरेंटिंग स्टाइल स्पेशली व्हेन टेकन टू द एक्सट्रीम कैन पुट चिल्ड्रन इन डेंजर एंड लीड टू देम बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द होम। कई बार क्या होता है कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है बच्चों के लिए बहुत घातक हो जाती है। ठीक है, और बच्चे क्या होते हैं, कई बार घर से बाहर चले जाते हैं जिससे उनका खतरा बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिस स्टाइल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग यानी कि पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। जैसा कि आप देखिए आजकल के जो ये हम लोगों के पहले वाली जो जनरेशन या कह सकते हैं जो हमारी वाली जनरेशन है वो क्या कर रही है, बच्चा रोए जा रहा है, छोटा बच्चा है, दूध की बोतल गिरी पड़ी है, सुसु पॉटी करके पड़ा हुआ है, लेकिन पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, माता अपने फोन में लगी हैं, पिता अपने फोन में लगे हैं। तो ये वाली जो हालत होती है ये वाली बच्चों की बड़ी खराब हालत होती है। ठीक है, ये एकदम निग्लेक्ट कर देते हैं बच्चों को, बच्चे प्रायोरिटी ही नहीं रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या है, देखिए 2 जगह ध्यान दीजिएगा, सेट रूल्स से कंफ्यूज मत होइएगा, कई सारे कीवर्ड्स हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको नाम लिखने हैं स्टाइल के और उनके कीवर्ड्स को लिख लेना है। अभी मैं शॉर्ट में भी इसके कीवर्ड्स आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल है। द फर्स्ट वन इज क्या है, अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी। पेरेंट्स पूरी तरह से क्या होते हैं, सत्तावादी होते हैं, यानी कि उन्हें बस अपनी मर्जी थोपनी होती है। ठीक, वो जैसा कहें बच्चे वैसा करें। दूसरा हमारा अथॉरिटेटिव होता है जिसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, बैलेंस तरीके से चलाते हैं, रूल्स भी सेट करते हैं और बच्चों को नर्चर भी करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा क्या है, परमिसिव शैली। परमिसिव वाला जो है हमारा उसमें क्या है, बच्चों को एकदम सर पे बैठा के रखना कि बच्चा जो भी कहे वैसा करना, उसमें नो रूल्स नो स्ट्रक्चर, कोई रूल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। और जो लास्ट हमारा निग्लेक्टफुल, इसमें भी कोई रूल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन हाँ बच्चे से मतलब भी नहीं होता है, वो आप सर पे बैठे चाहे कहीं बैठे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के भी पेरेंट्स होते हैं, इसीलिए ये चारों की चारों पेरेंटिंग स्टाइल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बेपरवाह टाइप की भी बोला जाता है इनको। अभी यहाँ पे शॉर्ट में याद करना है आपको
जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ये तो था आपको समझने के लिए। अब आपके प्रश्न जहां से कीवर्ड से बनते हैं उनको ध्यान दीजिए। यहाँ पे 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका परमिसिव है, यहाँ पे क्या है आपका अथॉरिटेटिव है, फिर यहाँ पे अथॉरिटेरियन है, और यहाँ पे क्या है निग्लेक्टफुल। यहाँ पे बहुत ध्यान देते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं। यहाँ पे क्या है बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ पे क्या है बैलेंस तरीके से चलते हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से बच्चे को खुद पे निर्भर कर देते हैं, यानी कि पूरी तरह से बच्चा जो कहे वैसा वाला हाल होता है। यहाँ पे 2 चीजें दी हुई हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये अब दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे 2 चीजें दी हुई हैं। एक तो दिया हुआ है रिस्पॉन्सिवनेस, और दूसरा क्या है डिमांडिंगनेस। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है निग्लेक्टफुल और परमिसिव, और अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन दोनों है, चारों है, इनको समझिएगा। परमिसिव में क्या है पूरी तरह से चाइल्ड ड्रिवन है, यानी कि पूरी तरह से बच्चे पर निर्भर है। रेयरली गिव्स और इन्फोर्सेस रूल्स, बहुत कम ऐसा होता है कि पेरेंट्स क्या करें बच्चे को रूल दे, बहुत मिनिमम होता है। ओवर इंडल्जेंस चाइल्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा परेशान ना हो इसके लिए क्या करते हैं उसको बहुत ज्यादा पैम्पर करने लगते हैं। अथॉरिटेटिव में क्या है सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर विथ चाइल्ड, बच्चों के साथ, अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की कोई समस्या है, तो उसको पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों के साथ मिलकर के सॉल्व करते हैं। सेट्स क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उनके रूल्स भी क्लियर होते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन भी होती है कि मैंने जो रूल्स बनाए हैं हमारे बच्चे वो रूल्स को फॉलो भी करें। ओपन एंड कम्युनिकेशन एंड नेचुरल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, एकदम खुली बात होती है, कुछ भी चीज को बहुत ज्यादा छुपाने या फिर न बताने की चीजें नहीं होती है। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं बड़े होने के बाद भी अपने पेरेंट्स से बहुत फ्रेंडली और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ रहते हैं। फिर हमारा पहला था अथॉरिटेरियन, ये क्या है ये भी पूरी तरह से पेरेंट ड्रिवन है। जस्ट इसका अपोजिट क्या है परमिसिव। ठीक है, चाइल्ड ड्रिवन है, और ये क्या है हमारा पेरेंट ड्रिवन है, यानी कि पूरी तरह से पेरेंट्स पे निर्भर करता है। सेट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट, रूल्स भी सेट होते हैं और पनिशमेंट भी सेट होता है कि हाँ मिलना तय है, बच नहीं सकते। इसमें क्या है वन वे कम्युनिकेशन होता है विथ लिटिल कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड्स सोशल इमोशनल एंड बिहेवियरल नीड्स। बहुत थोड़े से कंसिडरेशन होते हैं कि बच्चे के कुछ इमोशनल नीड भी हो सकती है, बच्चे की कुछ सोशल नीड भी हो सकती है, उसकी बिहेवियरल आवश्यकताएं हो सकती हैं, इनके आधार पर बहुत थोड़ा सा कंसिडरेशन किया जाता है। लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि पूरी तरह से पापा मम्मी बोले जा रहे हैं, बच्चा जो है वो पूरी तरह से क्या कर रहा है सुने जा रहा है। ठीक है, नेग्लेक्टफुल में क्या होता है अनइन्वॉल्व और अब्सेंट पेरेंट्स, पेरेंट्स या तो अब्सेंट होते हैं पूरी तरह से या फिर बिल्कुल भी अनइन्वॉल्व टाइप के होते हैं। प्रोवाइड लिटिल नर्चरेंस और गाइडेंस, बहुत थोड़ा सा नर्चरिंग होता है, बहुत थोड़ा सा गाइडेंस होता है कि हाँ बच्चा बार बार परेशान कर रहा है तो हाँ ठीक है ऐसा कर लो, हाँ ठीक है वैसा कर लो या मत करो, इस टाइप की चीजें होती हैं। इनडिफरेंट टू चाइल्ड्स सोशल इमोशनल एंड बिहेवियरल नीड्स। ठीक है, इसमें क्या है इनको बहुत विशेष कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि बच्चे की क्या सोशल नीड्स है, कई बार होगा कि पूरा भी कर देंगे, कई बार उसे सुनेंगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें याद रखना है। अगर आप पिछला बस समझ गए हैं, लेकिन अगर इनको याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, आई होप कितना समझ में आया होगा आपको। ना समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे है बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट और बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ बच्चों, इसलिए इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, और अब क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ, आप रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए आप तुरंत तो आंसर करेंगे नहीं, लेकिन हाँ आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या सही क्या गलत है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच पेरेंटिंग स्टाइल इज द वन इन विच पेरेंट्स सीम कूल एंड कंट्रोलिंग देयर इंटरेक्शंस विथ देयर चिल्ड्रन, यानी कि लो वार्मथ है और हाई कंट्रोल है। ठीक है, पेरेंट्स क्या होता है बहुत कूल दिखाई देते हैं, लो वार्मथ यानी कि थोड़ी सी मतलब कंट्रोल उनपे ज्यादा होता है। कौन सा होगा, अथॉरिटेटिव होगा, अथॉरिटेरियन होगा, परमिसिव पेरेंट्स होंगे या रिजेक्टिंग। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज और है, इसको रिजेक्टिंग भी कहते हैं, निग्लेक्टिंग भी कहते हैं और अनइन्वॉल्व भी कहते हैं। बताइए यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है कि निम्न में से कौन सी वो पेरेंटिंग स्टाइल है या शैली है जिसमें पेरेंट्स क्या होते हैं थोड़े से कूल दिखाई देते हैं,
मतलब शांत दिखाई देते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग देयर इंटरेक्शंस विद देयर चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के साथ इंटरेक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लो वार्मथ हाई कंट्रोल, तो क्या होगा, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, परमिसिव पेरेंट्स, या रिजेक्ट या निग्लेक्ट अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। आप लोग समय भी दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर बताइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। चलिए बताएं कौन सा होगा। तो इसका जो नाम होगा वो सही जवाब क्या होगा आपका, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होगा। ठीक है, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स क्या होते हैं, लो वार्मनेस भी होती है उनमें और उसके साथ हाई कंट्रोल भी रहता है। ठीक है, यानी कि रूल्स तो होते हैं वो सेट होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन चल सकता है, बैलेंस तरीके से चल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, Which of the following parenting style is most effective for development of children's social competency? यानी कि बच्चों के सामाजिक गुणों के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल होता है। तो कौन क्या 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 दिया है, अथॉरिटेरियन है, निग्लेक्टफुल है, अथॉरिटेटिव है या इंडल्जेंट है। तो सबसे बढ़िया क्या होगा, जो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है वो आपका क्या हो जाएगा, अथॉरिटेटिव। तीसरा ऑप्शन, सॉरी अथॉरिटेटिव, हाँ अथॉरिटेटिव होगा, जो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत इफेक्टिव तरीके से बच्चों को क्या करता है, सोशल कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने में हेल्प करता है। अथॉरिटेटिव यानी कि आधिकारिक, इसी में कंफ्यूजन होता है ज्यादातर, अथॉरिटेरियन अथॉरिटेटिव, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग की तरह, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल इज अ डेमोक्रेटिक रेशनल अप्रोच। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल होती है वो क्या होती है, डेमोक्रेटिक होती है और रेशनल अप्रोचेस होते हैं उसमें, इन विच चिल्ड्रंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, जहां पर बच्चों के अधिकार का भी सम्मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है, जहां पे बच्चों के अधिकारों का भी। रीजन क्या दे रहा है इसके पीछे कि अ डेमोक्रेटिक एंड रेशनल अप्रोच इन पेरेंटिंग मे लीड टू चिल्ड्रन नॉट रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स। रीजन क्या कह रहा है कि अब अगर बच्चों को बहुत रेशनल अप्रोच दिखाए जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक टाइप की चीजें दिखाई जा रही हैं, बच्चों को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उनके डिसीजंस का रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जा रहा है, पहला तो आपका सही है, अथॉरिटेटिव की बात कर रहा है कि जहां पर बच्चों के लिए डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, जनतांत्रिक टाइप की, कि हमारी भी हो और बच्चों वाली भी हो। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जहां पे हम बच्चों के राइट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट देंगे, यानी कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला हाल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा, लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के प्रश्न जो हैं ये आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्लाइड नहीं लगी है लेकिन मैं आपको लिख के बता देती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी कि देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार क्लास से बने रहिए। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।